हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जीके की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पूर्व मध्यकाल से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, तो आइए बिना देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोपाल। दोस्तों, पाल वंश की स्थापना बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन के दौरान गोपाल 750 से 770 ईस्वी नामक स्थानीय सामंत द्वारा की गई। उसने बौद्ध धर्म को आश्रय प्रदान किया। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर, बिहार थी। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विधा का विकास पाल शासकों के शासनकाल में ही हुआ था। दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। इसने बौद्ध धर्म को आश्रय प्रदान किया था और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों, पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, जो कि बिहार में। दोस्तों, गौड़ी रीत नामक साहित्यिक विधा का विकास पाल शासकों के शासनकाल में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धर्मपाल। दोस्तों, पाल वंश के द्वितीय शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। यह बौद्ध विहार बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर में स्थित है, इसीलिए इसे पहाड़पुर बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 1879 ईस्वी में कनिंघम ने की थी। 1985 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। दोस्तों, सोमपुर महाविहार को 1985 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धर्मपाल। दोस्तों, पाल शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी ने बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। उसके रखरखाव के लिए उसने 100 गांव दान में दिए थे। विक्रमशिला में 6 महाविद्यालय थे। प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार होता था तथा प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक द्वार पंडित बैठता था। आचार्यों में दीपंकर व श्री ज्ञानश्री का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को दुर्ग के भ्रम में ध्वस्त कर दिया। इसने भिक्षुओं की सामूहिक हत्या करवाई तथा ग्रंथों को जला दिया। उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति शाक्य श्रीभद्र थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दंती दुर्ग। दोस्तों, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती वर्मन या दंती दुर्ग था, जिसने 736 ईस्वी में चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन को पराजित करके दक्कन के अधिकांश भाग को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। दंती दुर्ग ने मान्यखेत या मालखंड को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों, दंती दुर्ग की राजधानी थी मान्यखेत या मालखंड। उसने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक आदि की उपाधियां धारण की थी। दोस्तों, दंती दुर्ग ने महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। दोस्तों, उत्तरी बंगाल में अवस्थित थी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। पुंड्रवर्धन प्राचीन काल में उत्तरी बंगाल का एक क्षेत्र था जिसमें पुंड्र लोग रहते थे। पुंड्र एक अनार्य जाति थी। इसके क्षेत्र का विस्तार उत्तरी बंगाल के बाहर पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के शासनकाल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। दोस्तों, राजा लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत नामक एक नया संवत चलाया। राजा लक्ष्मण सेन 1178 से 1206 ईस्वी बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक तथा बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। लक्ष्मण सेन ने बंगाल की राजधानी गौड़ के निकट ही एक अन्य राजधानी लखनौती लक्ष्मणवती की स्थापना की। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों, लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुमारपाल। दोस्तों, महान जैन विद्वान हेमचंद्र 1089 से 1172 ईस्वी कुमारपाल के शासनकाल में सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। हेमचंद्र कालिकाल सर्वज्ञ के नाम से भी जाने जाते हैं।
दोस्तों हेमचंद्र को कालिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म गुजरात के धुंधका नगर में हुआ था। सोलंकी वंश के शासक राजा सिद्धराज जयसिंह के धर्मोपदेशक थे। हेमचंद्र ने कहा था कि स्वतंत्र आत्मा के आश्रित ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। हमारा अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जावा व सुमात्रा से। दोस्तों देवपाल बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था। नालंदा से प्राप्त एक ताम्रपत्र अभिलेख से यह पता चलता है कि देवपाल ने जावा तथा सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 ग्राम अनुदान में प्रदान किए। प्राचीन भारत के लोग जावा को स्वर्णद्वीप कहते थे। धर्मपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल 810 ईस्वी में पाल वंश की गद्दी पर बैठा। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों देवपाल 810 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। हमारा अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जयदेव। दोस्तों एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचनाकार का नाम बताएं, तो सही जवाब होगा जयदेव। दोस्तों संस्कृत भाषा के महाकवि जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन 1178 से 1205 के दरबारी कवि थे। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रणय पर आधारित गीत गोविंद की रचना की, जो संगीत प्रधान ग्रंथ है। इनकी अन्य रचना रतिमंजरी थी। दोस्तों जयदेव की एक अन्य रचना रतिमंजरी है। लक्ष्मण सेन के राज दरबार में पवन दूतम के लेखक धोई भी रहते थे। दोस्तों पवन दूतम के लेखक कौन है? धोई। ये भी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। हमारा अगला प्रश्न है, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सूर्यवंशी। दोस्तों हम्मीर महाकाव्य के रचयिता नयन चंद्र सूरी थे। हम्मीर के रचयिता नयन चंद्र सूरी थे। पद्य रूप में लिखा यह महाकाव्य रणथंभौर साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान के वंशज थे। सूर्य के पुत्र चाहमान के वंशज थे चौहान, तथा इन्होंने उन्हीं के नाम पर अपने वंश का नाम चाहमान या चौहान रखा। वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे। दोस्तों चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये सुमेलित नहीं है, बाकी ऑप्शन सुमेलित हैं। दोस्तों हम्मीर रासों की रचना सांगर देव ने की थी। पृथ्वीराज रासों की रचना चंद्रबरदाई ने, आल्हाखंड की रचना जगनिक ने एवं बीसल देव रासों की रचना नरपति नाल ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भगवती सरस्वती। दोस्तों भोजशाला राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत अध्ययन का केंद्र तथा भगवती सरस्वती अधिष्ठात्री देवी का मंदिर था। यह मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। 1269 ईस्वी से ही इस्लामी शासकों ने अलग अलग समयों में भोजशाला मंदिर पर आक्रमण किया, जिसे हिंदू राजाओं ने विफल कर दिया। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर आक्रमण कर वाग्देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया तथा भोजशाला के भागों को भी ध्वस्त कर दिया। वर्तमान में भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, गौड़वाहों के रचयिता कौन थे? गौड़वाहों के रचयिता कौन थे? सही जवाब होगा वाकपति, ऑप्शन सी द राइट आंसर। दोस्तों गौड़वाहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि वाकपति की एक काल्पनिक रचना है। इसमें चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन के वंश और सैन्य सफलताओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। गौड़वाहो की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। हमारा अगला प्रश्न, कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जोनराज एवं श्रीवर। दोस्तों जोनराज, प्रज्ञा भट्ट एवं श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया। उन्होंने द्वितीय राजतरंगिणी की रचना की, जिसमें 1149 से 1450 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। श्रीवर द्वारा रचित जैना राजतरंगिणी से 1459 से 1486 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था। दोस्तों राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था। हमारा अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जय सिंह।
दोस्तों राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। वे कश्मीर के शासक जयसिंह 1128 से 1154 ईस्वी के दरबार में रहते थे। राजतरंगिणी का रचनाकाल 1147 से 1149 तक बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीच के पुत्र थे। यह संस्कृत में उपलब्ध रचनाओं में प्रथम महत्वपूर्ण रचना है। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। दोस्तों अगर प्रश्न में पूछे कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो जैनुल आबदीन को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा की रचना नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कलानिधि। दोस्तों मेवाड़ नरेश राणा कुंभा संगीत की 3 विधाओं में गीत, वाद्य एवं नृत्य के विद्वान थे। उनकी पुत्री रमाबाई भी संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, जिसे वागीश्वरी उपनाम मिला था। दोस्तों रमाबाई को उपनाम मिला था वागीश्वरी का। राणा कुंभा ने संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, संगीत राज, सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर टीका, कामराज रतिसार, नृत्य रत्नकोश आदि ग्रंथों की रचना की। मेवाड़ नरेश राणा कुंभा की मृत्यु अपने ही पुत्र उदा सिंह के हाथों हुई। हमारा अगला प्रश्न है, जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम था, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बुंदेलखंड। दोस्तों चंदेल अभिलेखों में पूर्ववर्ती नरेश वाकपत के पुत्र जयशक्ति का उल्लेख आता है। यह जेजाक और जेजा नाम से भी प्रसिद्ध था। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति नाम दिया गया, जो बाद में बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जेजाक भुक्ति के प्रारंभिक शासक प्रतिहार शासकों के सामंत थे। इन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। इस काल में निर्मित कंदरिया महादेव का मंदिर शैव धर्म तथा चतुर्भुज मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तोमर ने। दोस्तों दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासकों द्वारा की गई थी। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना दिहलिका के नाम से की थी। इन्होंने दिल्ली के पहले राजकोट शहर की स्थापना की थी। दिल्ली के पहले इन्होंने राजकोट की स्थापना की थी। इसके उपरांत 7 और शहर बसाए। ये हैं सीरी, दीनपना, राय पिथौरा, फिरोजाबाद, जहांपना, तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संयोगिता से। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। उसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। वो 1178 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी गढ़वाल नरेश जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। दोस्तों 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मध्य एशिया का शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध ने उत्तरी भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना को लगभग निश्चित कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों सही जवाब होगा अरबों ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अरबों ने हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। वहीं ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान तथा यूनानियों ने इसे इंडिया से संबोधित किया। चीनियों ने भारत को जिंतू नाम से संबोधित किया। दोस्तों चीनियों ने जिंतू के नाम से संबोधित किया। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भीमचंद्र द्वितीय ने। दोस्तों मूलराज द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय चालुक्य ने आबू पर्वत के निकट उसे पराजित किया। संभवतः यह गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। उसके बाद 1179 से 86 के बीच उसने पंजाब पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। 1179 ईस्वी में उसने पेशावर को तथा 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीता। तो दोस्तों ये थे पूर्व मध्यकाल से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि NCERT की हिस्ट्री के बुक से लिए गए थे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पर सारी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है। दोस्तों उन सारी वीडियोज़ को देखें
जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।